परमिशन सिर्फ 6 कमरों की, लेकिन लालच की बुनियाद पर खड़े कर दिए 25 कमरे। न फायर सेफ्टी की चिंता, न इंसान की जान की परवाह। दिल्ली के मालवीय नगर का यह होटल आज राजधानी के उस भ्रष्ट सिस्टम का चेहरा बन चुका है, जहां चंद रुपए के लिए लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी जाती है। नियम कहते हैं कि 2014 से पहले की इमारतों को दिल्ली प्रोटेक्शन एक्ट का कवच हासिल है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मासूमों की जान से खिलवाड़ करने वाले इस खूनी होटल पर सीएम रेखा गुप्ता सरकार का बुलडोजर गरजेगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर एमसीडी, पुलिस और फायर ब्रिगेड की नाक के नीचे इन मौत के अड्डों को लाइसेंस कैसे मिल जाता है, कैसे दे दिया जाता है? या कार्रवाई सिर्फ एक होटल पर होगी, या दिल्ली के हर अवैध निर्माण पर चलेगा हंटर? परमिशन सिर्फ 6 कमरों की थी, लेकिन लालच की मंजिलों ने वहां 25 कमरे बना दिए। न वेंटिलेशन का था पता, न फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम। दिल्ली के मालवीय नगर का यह होटल राजधानी के उस खौफनाक सिस्टम का चेहरा बन चुका है, जहां चंद रुपयों के लिए इंसानी जिंदगियों का सौदा कर दिया जाता है। सवाल उठ रहा है कि क्या इस खूनी होटल पर सचमुच बुलडोजर चलेगा? कानून कहता है कि 2014 से पहले के निर्माणों को प्रोटेक्शन एक्ट का कवच हासिल है, लेकिन जब बात जनता की सुरक्षा और नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाने की हो, तो क्या यह कानूनी कवच ढाल बन सकता है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिना फायर एनओसी और बिना स्वीकृत नक्शे के यह मौत का अड्डा इतने सालों से कैसे चल रहा था? क्या आंखें बंद कर लेने वाले अधिकारियों की जेबें गर्म थी? आखिर क्यों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर दिल्ली को बार बार ईज ऑफ डाइंग की तरफ धकेला जा रहा है? चुनौती सिर्फ मालवीय नगर के इस एक होटल को ढहाने की नहीं है, चुनौती है दिल्ली के उन हजारों अवैध रेस्टोरेंट, लॉज और इमारतों पर कार्रवाई करने की, जो आज भी मौत को दावत दे रहे हैं। क्या सरकार वाकई इन सभी पर कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाएगी, या फिर इस बार भी मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? 60 गांठ का ये खेल पुराना है, लेकिन इस बार जनता जवाब मांग रही है। बुलडोजर सिर्फ इस अवैध इमारत पर नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार की उस पूरी बुनियाद पर चलना चाहिए जिसने इसे खड़ा होने दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो सवाल यही कि अब क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्या इस होटल पर भी जो मानक थे, जो नियम थे, उनको दरकिनार किया, यहां भी बुलडोजर चलेगा? और इसके साथ ही जितने भी अवैध इस तरह के निर्माण हैं, या फिर जो मानकों को नहीं मान रहे हैं, उन पर भी अब कार्रवाई होगी। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स जुड़े हैं, दीक्षु कुकरेजा, अर्बन प्लानर, और साथ ही साथ ध्रुव मल्होत्रा, फायर सेफ्टी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भारत एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल जो है मेरा वो दीक्षु जी आपसे रहेगा कि क्या, कैसे प्लानिंग होती है? क्योंकि आप एक अर्बन प्लानर हैं अर्बन। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि प्लानिंग किस तरीके की होती है जब कोई बिल्डिंग बनती है? उसमें किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी होता है? क्योंकि जाहिर है एमसीडी से कुछ दस्तावेज़ वहाँ पर सबमिट करने होते होंगे, डॉक्यूमेंट्स, उनकी पूरी जांच होती होगी, तब जाकर उस पर मोहर लगती होगी। तो आखिर इतनी जो अनदेखी इस पूरे मामले में की जा रही थी, और जिसका नतीजा देखने को मिला कि 21 जिंदगियां खत्म हो गई, और ना जाने कितनी जिंदगियां आज अस्पताल में भर्ती हैं। आखिर क्या क्या कमियां पाई गई और क्या क्या नियम होते हैं? श्रद्धा जी, आपने ये बहुत अहम सवाल किया है, क्योंकि सबसे बड़ी एनोमली और आयरनी हमारे देश में ये है कि एक तरफ हम कहते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस, जब नक्शे पास कराए जाते हैं और ऑनलाइन अप्रूवल होगा। इसका मतलब आप ऑनलाइन नक्शे डालिए,
अपने आप उस पे ऑब्जेक्शन या अप्रूवल आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है। हकीकत ये है कि जब तक वहाँ पे आप अथॉरिटीज़ में मिलते नहीं हैं लोगों से, उनके साथ इंटरैक्शन नहीं होता, बिना बात के ऑब्जेक्शन लगते चले जाते हैं। अनफॉर्चुनेट बात ये है कि दिल्ली शहर में आज की डेट में आप बात कर रहे हैं अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स पे बुलडोज़र चलने की, आप हैरान होंगे सुन के कि लार्ज मेजॉरिटी, एस्ट्रोनॉमिकली लार्ज मेजॉरिटी बिल्डिंग्स दिल्ली की इलीगल हैं, अनऑथराइज्ड हैं। तो कैसे उस चीज को रियली बुलडोजर चलाए जा सकते हैं? अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि हमारे यहाँ एक कल्चर बन गया है। पहली बात तो ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं रहती है, और दूसरा एक कल्चर ऑफ इग्नोरेंस बन गया है। चाहे वो सिविक एपैथी कहें, चाहे वो सिविक ऑफिशियल्स की करप्शन और नजरअंदाज करने की आदत कहें, और चाहे जो लोग इस तरीके से इलीगल बना के आगे बढ़ जाते हैं, और हम ही तो जाते हैं उनके पास जी। इलीगल काम ऑफिशियल से कराने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक सिस्टमिक फेलियर है। और दूसरी चीज ये है कि हम पेपर पे बहुत बायलॉज है। अगर इंडिया का नेशनल बिल्डिंग कोड देखा जाए, उसमें जो चैप्टर पूरा फायर सेफ्टी नॉर्म्स पे है, वो इतना डिटेल्ड है, मुझे नहीं पता दुनिया के कौन से और शहर के लिए इतना डिटेल्ड होगा। लेकिन हकीकत तो कुछ और है। सो वी नीड टू मूव फ्रॉम द कल्चर ऑफ हैविंग थिंग्स ऑन पेपर टू रियलिटी। वहां पे जो फर्क आना जरूरी है। और ये जो बिल्डिंग्स इस तरीके से बनती हैं, लोग कहते हैं अरे वो तंग गलियां हैं तो इसलिए वहां फायर इंजन नहीं जा सकता, इसलिए वहां पे ऐसी चीजें होती हैं। अगर हम यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट को देखें तो मेजॉरिटी वहां पे बिल्डिंग्स जो बनी है, 100 ऑफ ईयर्स पुरानी बिल्डिंग्स है, ओल्ड टाउन्स है वहां पे। क्या वहां पे हर रोज फायर लगती है? क्या वहां पे तंग गलियां नहीं है? लेकिन चीजें प्रॉपरली प्लान्ड है। ये नंगी तारें, खुली सैनिटेशन, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए अब। और हम खुद ही सिटीजन्स नहीं इसकी परवाह करते, हम क्यों हर बारी सरकार को ब्लेम करें? हम वो नालियों में कूड़ा कचरा भर के, तभी तो मॉनसून आने वाली है कुछ हफ्तों में, तो वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सिटीजन अवेयरनेस, सिटीजन पार्टिसिपेशन, RWAs, सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्या वहां की लोकल लोगों को नहीं पता था कि ये इलीगल बिल्डिंग्स हैं? कंप्लेंट्स होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं एक और चीज जरूर कहूंगा कि जब तक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, सिर्फ सस्पेंड कर बिल्कुल। देना, ट्रांसफर कर देना, ये कौन सी पनिशमेंट है किस दुनिया में? क्या प्राइवेट सेक्टर में ये पनिशमेंट होती है? कोई गलती करता है तो उसको चलो सस्पेंड कर दिया या सिर्फ ट्रांसफर कर दिया। एग्जेम्पलरी पनिशमेंट करिए जहां उनकी नौकरी ले ली जाए, या जो उन्होंने बिल्कुल। इलीगल ट्रांसफर पैसे से तो कमा देखिए के एक जगह से प्रॉपर्टीज बनाई उठाकर है, दूसरी वो जगह ली भेज जाए। दिया गया कि तुम यहाँ पे अब अपनी लापरवाही की वजह से कुछ नहीं कर पाओगे तो दूसरी जगह लापरवाही करो, क्योंकि उस शख्स में जिन जिन की लापरवाहियां होगी उन वो आदतन होंगी, वो एक दिन में पनपी नहीं होगी, वो आदतन होगी। मैं आपकी बात को समझ पा रही हूँ। ध्रुव का मैं रुख कर लेती हूँ। ध्रुव मल्होत्रा भी हमारे साथ जुड़े हैं, फायर सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। ध्रुव, जरा आप मुझे समझाइए, किसी भी बिल्डिंग में और खासतौर पर जब वो कमर्शियलाइज हो तो जो फायर सेफ्टी होते हैं उसके क्या क्या नियम होते हैं? क्योंकि यहाँ तो NOC भी नहीं थी, उसके बाद भी ये होटल चल रहा था, 6 कमरे होने चाहिए थे, 25 कमरे वहां पर बने हुए थे, तो जाहिर है कि खतरा जो है वो और बढ़ जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करना चाहूंगा उन परिवारजनों को जिनके परिवार के कुछ सदस्यों की कल मृत्यु हुई है। देखिए, जो कल मामला हुआ है वो मामला क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है। आपको अनुमति 6 कमरों की मिली, आपने बनाए वहां पे 25 कमरे, तो आपने क्या कॉम्प्रोमाइज किया? आपने कॉम्प्रोमाइज किया उस एस्केप रूट पे, जो कि आपका कॉरिडोर खुला होना चाहिए था, जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग भाग सकते थे। आपने उसको अपने लालच के लिए तंग किया। आपने कॉम्प्रोमाइज किया एक इमरजेंसी एग्जिट पे, जो आपने अपने लालच के चक्कर में रूम्स बढ़ा दिए। आपने कॉम्प्रोमाइज किया एक वेंटिलेशन चैनल पे। देखिए, हमें समझना होगा कि जो कल लोगों की मृत्यु हुई है वो सभी लोगों की मृत्यु आग में झुलसने से नहीं हुई होगी, कुछ लोगों की मृत्यु दम घुटने से भी हुई होगी। अगर वहां पे एक वेंटिलेशन चैनल होता, एक एग्जॉस्ट होता, तो वो धुआं है वो निकल पाता वहां से और कई लोगों की जान बच सकती थी। जैसे कि अभी कुकरेजा जी ने बोला है कि हमारे यहाँ गलियां तंग हैं, तो फायर ब्रिगेड टाइम पे नहीं पहुंच पाती। पर अगर हर एक बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर्स हों, नहीं, बनना मैं ये है जानना कि चाहूंगी ध्रुव आपसे कि फायर ब्रिगेड को जब पता चला, आग जब भयानक रूप धारण कर रही होती है,
तब जाके फ़ोन हो जाता होगा फायर ब्रिगेड को कि भाई आग लग गई है, थोड़ी सी आग लग रही है तो उसमें जनरली लोग नहीं बोलेंगे, उसको बुझाने की कोशिश करेंगे। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब वो फ़ोन गया होगा तो ये जाहिर है कि फायर ब्रिगेड को आने में टाइम लगेगा, उस टाइम के बीच में क्या कुछ किया जा सकता है? इसीलिए तो फायर सेफ्टी जो होगी उसके इंतजाम वहां पर होने चाहिए, जैसे आपने एक एग्जॉस्ट की बात की। मैं यही बेसिक बात बोल रहा हूँ कि हर एक बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर जो है ना, वो शर्म की बात है, सिर्फ एक दिखावे के लिए लगाए गए हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर 10 बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं, उनमें से 6 बिल्डिंग के लोगों को वो चलाने नहीं आते होंगे। अगर चलाने आते भी होंगे तो उसकी मेंटेनेंस नहीं होती होगी। तो अगर कल के हादसे में अगर उन्होंने इस बेसिक किट का इस्तेमाल किया होता कि आपको थोड़ा-सा भी रोका होता एक फर्स्ट एड की तरह, तो शायद कितनी जानें बच सकती थी। हम आग को रोक नहीं सकते, बट कुछ समय के लिए तो उसको टाल सकते हैं उस हादसे को, कि कई लोग वहाँ से बाहर निकल पाएँ। हम लोग जो है ना, वो उसको बहुत नेग्लिजेंट लेते हैं कि ये फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है, हमारे यहाँ आग थोड़ी लगती है। तो ये लोगों को इसके लिए गंभीर होना पड़ेगा, हमारे प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा कि हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को बेसिक फायर ट्रेनिंग दी जाए कि अगर ऐसा हादसा होता है कि तो किस तरह से उस आग पे काबू पाया पाया जाए और किस तरह से उस निकला जाए उस संकट से। ये तो ये तो है अगर कि एक सबको दिया बेसिक जाएगा। ट्रेनिंग की उस अंतराल पर क्या कुछ किया जा सकता है, ये तो खैर अवेयरनेस हो गई। लेकिन दीक्षु जी, मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि दिल्ली में इससे पहले भी बड़े बड़े हादसे हुए हैं आग में। आपको वो थिएटर याद होगा जब वहां पर आग लगी थी और जो लोग उस समय वहां पर फिल्म देख रहे थे, तो फिर ना जाने कितनी मौतें उसमें हुई थी, और 90s की वो बात है। इसके अलावा कई ऐसी घटनाएं हाल ही में हमने गोवा में देखा, इसी तरीके से एक होटल में आग लगी, वहां पर भी बहुत सारी जानें गई। ये बार बार हो रहा है। मैं ये जानना चाहूँगी कि ये भी तो एक बहुत बड़ी वजह है कि एमसीडी जो है, जो तय मानक हैं, तय नियम हैं, उसके इतर जाकर अगर कोई अपनी मनमानी कर रहा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और अभी भी ना जाने ऐसे कितने होटल्स होंगे, कितनी कमर्शियल बिल्डिंग्स होंगी जो इस तरीके से चल रही होंगी। बिल्कुल श्रद्धा, अनगिनत अनगिनत बिल्डिंग्स होंगी। और ये चीज़ अनफॉर्चुनेट है क्योंकि आज की डेट में जब आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है तो ये सब चीज़ें चेक करी जा सकती हैं। और ये अगर अगर इफ देयर इज अ विल देन देयर इज अ वे। ऐसा नहीं है कि असंभव कार्य है कि हम देखें कि कौन कौन सी बिल्डिंग इलीगल हैं और उनमें फायर सेफ्टी के एस्पेक्ट्स नहीं है और उनको उनको एकदम से कंट्रोल करना चाहिए। ये चीज़ करी जा सकती है। और दूसरी चीज़, आपके दर्शक सुन के हैरान होंगे कि दुनिया में कहीं पे भी जब बिल्डिंग्स डिज़ाइन करते हैं, जैसे मैं भी एज एन आर्किटेक्ट जब बिल्डिंग्स डिज़ाइन करता हूँ, कहीं पे भी ये गारंटी नहीं होती कि बिल्डिंग्स में फायर ना लगे। ये हैरानी हो सकती है सुन के, लेकिन क्या किया जाता है डिज़ाइन में? डिजाइनिंग में ये प्रिकॉशन ली जाती हैं कि अगर बिल्डिंग में फायर आ जाएगी तो इट शुड फेल सेफली। मतलब वो बिल्डिंग में सडनली ऐसी चीज ना हो जाए जिससे ये हरकत जो यहाँ पे हुई है वो हो। विच मीन्स बहुत सारे ऐसे फीचर्स बिल्डिंग में डालने पड़ते हैं। जैसे अभी ध्रुव जी ने भी वेंटिलेशन की बात की, तो स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम्स किए जाते हैं, स्मोक की कंपार्टमेंटेशन करी जाती है, क्योंकि हम सब जानते हैं इतना तो कि जब भी कहीं भयानक आग लगती है तो वो आग से लोग नहीं मरते, वो जो स्मोक होती है, दम घुटने से। पॉइजनस गैसेस हैं, उन्हें इनहेल करके फेटेलिटीज क्रिएट होती हैं। तो स्मोक एक्सट्रैक्शन, फायर कंपार्टमेंटेशन, safe measures of evacuation, alternative means of escape, fire retardant materials, ये सब चीजें बिल्डिंग्स में जब डाली जाती हैं, इनकॉर्पोरेट करी जाती हैं, तो उससे फिर फायर नहीं होती। आज की डेट में इतनी टेक्नोलॉजी है कि बिल्डिंग बनने से पहले आप उसका डिजिटल ट्विन क्रिएट कर सकते हो। इसका मतलब आप कंप्यूटर पे सारी मॉडलिंग कर सकते हो कि अगर कहीं पे भी फायर होगी तो वो स्मोक कैसे ट्रेवल करेगी और उस स्मोक को कैसे कंटेन किया जा सकता है। तो ये सब तो पॉसिबल है, लेकिन मैं ये भी फिर से कहूंगा, क्योंकि बहुत आसान है सरकार पे सारा ब्लेम डालना, और डालना भी जरूरी है, लेकिन साथ में हमको खुद भी देखना चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। हमारे यहाँ जब लोग बहुत वेल्दी से वेल्दी लोग भी जब बिल्डिंग्स बनाते हैं, सबसे पहले ये बात सोचते हैं कि भी हम बायलॉज को कैसे तोड़ेंगे,
हम कैसे पैसा बचाएंगे। ये पैसा बचाने वाली जो सोच है ना, ये पेनी वाइज पाउंड फूलिश कि है। यहाँ पैसा कितने बच लोग हैं, जाए, जैसे इतना ध्रुव जी पैसा ने ना कहा, देना पड़े, जो नई बिल्डिंग्स में इतना फायर इतना सेफ्टी यहाँ के बच मेजर्स जाए, डालते हैं। कुछ ले दे के कम में काम हो जाए, ये जो लाइंस अपना ली गई हैं, लेकिन इसके खामियाजे कई बार इतने घातक ऐसे भुगतने पड़ते हैं कि हर कोई उससे दहल जाता है। जो भुगता है कल, जो खामियाजा जो भुगता है कल, 21 लोगों की जान गई है। ध्रुव, मैं अब ये जानना चाहूंगी कि ये हादसा हो गया, इससे पहले भी बहुत हादसे हुए हैं, और ये बड़ी विडंबना है कि जब कोई बड़ा हादसा होता है तो हर कोई बोलता है कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, खूब बातें होती हैं, तमाम तरह की कार्रवाई होते हुए दिखती हैं, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, सालों बाद एक और हादसा होता है। ये एक परंपरा सी चली आ रही है, क्योंकि वो रिपीटेटिवली होते हैं, और फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर ये नहीं था। क्यों नहीं ऐसे इंतजाम होते हैं कि हादसे कम से कम हो, न के बराबर हो, यानी मानवीय चूक उन हादसों की वजह ना हो। फायर सेफ्टी एक्सपर्ट आप हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैंने पहले भी ये सवाल पूछा कि अगर एक कमर्शियलाइज बिल्डिंग है, जब कोई वहां पर होटल खड़ा करता है, तो वो फायर सेफ्टी के कौन कौन से नियम हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको दरकिनार नहीं किया जा सकता? देखिए, हर एक बिल्डिंग के हिसाब से अलग अलग नियम होते हैं। जो बेसिक नियम होते हैं उसमें आपको फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर स्प्रिंकलर्स, फायर पैनल सिस्टम्स और स्मोक डिटेक्टर्स, ये बेसिक चीजें आपको लगानी पड़ती हैं। और उसके साथ साथ फायर ऑडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ आपको। फायर ऑडिट हर 6 मंथ्स के अंदर फायर ऑडिट होना बहुत जरूरी है कि हमें देखना चाहिए कि हमारे यहाँ जो चीजें लगी हैं क्या वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, कि हमने सिर्फ लगा के छोड़ दिया शो पीस की तरह और हम उसको भूल गए हैं। तो वो प्रॉपर अगर फायर ऑडिट होगा हर 6 महीने के अंदर, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट बेस्ड ऑडिट हो, तो उससे क्या होगा कि हमें पता होगा कि हमारे यहाँ जो चीज लगी हुई है वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। प्लस फायर ट्रेनिंग, हर एक जगह पर हर एक नागरिक को, हर एक बच्चे को ये बेसिक फायर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये दी जाएगी तो भविष्य में मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि ये हादसे बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि हम उसको आग को शुरू से ही रोक देंगे। बेसिक फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है मतलब वो पर्सन first टू aid की तरह पर्सन ये बेसिक चीजें जो हैं, ये इसकी समझ होनी चाहिए, ताकि कभी ऐसी अप्रिय घटना का सामना करना पड़े तो वो उससे निपटने के लिए तैयार हो, उनको समझ में आए, उस टाइम ब्लैंक ना हो जाए। ज्यादातर होता होगा कि लोग ब्लैंक हो जाते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।